गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजडम इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज में। देखिए, जैसा कि अनुमान था, जैसे ही आपकी एचपीएससी पीजीटी की जो भर्तियाँ वो कंप्लीट होंगी, उसके बाद से आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है वो प्रोसेस है जो स्टार्ट हो जाएगी। और उसी के रिगार्डिंग आपका नोटिफिकेशन आया था, आप देख भी सकते हो कि भाई डिफरेंट जो सब्जेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के उनके एग्ज़ाम कब कब होंगे और किसका स्क्रीनिंग होगा, किसका सब्जेक्टिव होगा, वो भी बताया है आपको। यानी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रक्रिया है मार्च 2026 तक आपकी पूरी कर ली जाएगी। सिंपल सी बात यही है कि मार्च 2026 तक आपकी क्या है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रक्रिया है उसको क्या कर लिया जाएगा, कंप्लीट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो हमारा कंसर्न है, जो हमारे सब्जेक्ट है लाइफ साइंसेज के, उनसे कंसर्न रहेगा हमारा। तो बोटनी का है, आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा 4 मई को, ठीक है, मॉर्निंग सेशन में। और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा 6 जुलाई को, ठीक है ना, 6 जुलाई को। और ये मान के चलिए कि आपका जो स्केड्यूल एचपीएससी ने जारी किया है उसके बेस पे ही सब कुछ होगा, यानी तयशुदा टाइम पे होगा आपका सब कुछ। जूलॉजी का भी ऐसे ही है, आपका 4 मई को स्क्रीनिंग होगा और 6 आपका जो जुलाई है उसको आपका रिटर्न होगा। स्पष्ट तौर पे सीधी सी बात यही है कि आपके बच्चे ज़्यादा हैं, बोटनी में बच्चे ज़्यादा हैं, जूलॉजी में भी बच्चे ज़्यादा, और टफ कंपटीशन है। क्योंकि यहाँ पर पीएचडी और सिंपल एमएससी नेट में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। यानी जिसने 5-6 साल पीएचडी की मतलब पीएचडी की है या पीएचडी कोई कर रहा है, वो सेम है सिंपल एमएससी, जिसकी एमएससी और नेट जो सिंपल है उसके बराबर है। तो एक टफ कंपटीशन देखने को मिलेगा। एक अच्छी बात यह है कि आपका स्क्रीनिंग है, काफ़ी सारे जो बच्चे हैं यहाँ पे, बोटनी हो या जूलॉजी हो, काफ़ी सारे जो बच्चे हैं इसमें निकल जाएंगे। एचपीएससी जो आपका स्क्रीनिंग लेगी वो बड़ा अनप्रिडिक्टेबल होता है, ठीक है ना। और रिटर्न के लिए तो है ही, मतलब 2-2 महीने का टाइम है आपके पास। रिटर्न के लिए तो आपके पास 4 है। अब स्ट्रेटजी क्या रहेगी उस पर मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो मोस्टली जो आपकी स्ट्रेटजी है उसको बड़ा सिंपल रखना है आपको, कुछ ज़्यादा किसी के बहकावे में नहीं आना है। सिंपल स्ट्रेटजी यही है, जो सिलेबस दिया हुआ है सबसे पहले आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का, आप उसको डाउनलोड कीजिए, ठीक है। और डाउनलोड करने के बाद आप यूनिट वाइज चलिए। आपका मटेरियल किस तक का पढ़ोगे आप, एटलीस्ट आपको नेट लेवल तक का मटेरियल करना पड़ेगा, ठीक है ना। नेट लेवल भी उस नेट लेवल में मत चले जाना जो CSIR का है। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ आपको। इतना डेप्थ में भी नहीं जाना है कि आप CSIR में घुस जाओ और पेपर थोड़ा मॉडरेट आ जाए और फिर आप फंस जाओ, ठीक है ना। इतना जाना है कि सुफिशियंट आप नेट लेवल का कवर कर लो, सुफिशियंट आप किसका कवर कर लो, एमएससी लेवल का आप कवर कर लो, ठीक है ना। कहने की बात क्या है, जैसे कि आपका टॉपिक है सेल बायो, सेल बायोलॉजी तो यूनिट होगी, उसमें एक टॉपिक आता है आपका, क्या नाम है, सेल साइकिल चेक पॉइंट नाम से एक टॉपिक है। तो आपको सेल साइकिल चेक पॉइंट टॉपिक उठाया, आप इसको रीड कहीं से भी कर लो, ठीक है ना। चाहे एमएससी की बुक से कर लो, चाहे आपके नेट के नोट्स होंगे, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूट के हों, वो चाहे बायोटेक्निका के हों, चाहे IFAS के हों, चाहे TLS के हों, किसी के भी हों, ये आपने टॉपिक उठाया, ये रीड किया, आपको इसकी एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि भाई सेल साइकिल चेक पॉइंट क्या है। उसके बाद आप इसकी MCQ करोगे, वो आप नेट लेवल के भी करोगे। नेट लेवल में आपको सेक्शन B तक सीमित रहना है, ठीक है ना। जो सेक्शन B होता है ना आपका, नेट लेवल में भी C सेक्शन आता है और B सेक्शन आता है, तो नेट लेवल में आपको सेक्शन B तक रहना है, ठीक है। उसके बाद उसके इस सेल साइकिल चेक पॉइंट के जितने MCQ आपको लगता है कि इसके हो पाए, क्वेश्चन बन पाएंगे, वो सारे आपको कर देने हैं। एक तो ये स्ट्रेटेजी है। दूसरी स्ट्रेटेजी क्या है कि भाई आप MSc की बुक पढ़ोगे, ठीक है, जितना सिलेबस दिया है, फिर आप BSc की पढ़ोगे, जितना सिलेबस दिया है, ठीक है, फिर आप 12th लेवल का पढ़ोगे, ठीक है ना। ये थोड़ा हाँ लंबा हो जाएगा। अभी आपके पास 2 मंथ्स का टाइम है, टफ कंपटीशन है, और उसमें भी आपकी त्यौहार आ जाएंगे, आपके और कुछ काम होंगे। तो इसके लिए स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी यही है
थ्योरी आप कहीं थ्योरी पढ़िए आप नेट लेवल की, ठीक है। अगर आपके पास नेट के नोट्स हैं, सिलेबस डाउनलोड कीजिए। मैं फिर एक बात आपको कह रहा हूँ, सिलेबस डाउनलोड कीजिए। HPSC सिलेबस के किसी भी टॉपिक से उठा के दे देगी। जो HPSC ने टॉपिक दिया हुआ है वो आपका कवर होना चाहिए, वो आपके खोपड़े में घुसा हुआ होना चाहिए कि भाई सेल साइकिल चेक पॉइंट उदाहरण के तौर पे ये है। उसके बाद आप थ्योरी नेट लेवल के अगर नोट्स है तो वहाँ से कीजिए, सिलेबस के साथ जो HPSC ने दिया है। थ्योरी का MCQ आप कीजिए नेट के PYQ, ठीक है। जो CSIR का नेट होता है उसके PYQ किस लेवल के करोगे आप? सेक्शन B करोगे सिर्फ। भाई जिसको टाइम है वो सेक्शन C भी कर सकता है, लेकिन स्ट्रांगली रिकमेंडेड है कि आप सेक्शन B कीजिए। सेक्शन B कंप्लीट, उसके बाद नेट के हो गए। उसके बाद आपके पास अगर टाइम है, आप मैनेज कर रहे हो तो ICMR के भी कर सकते हो, DBT के भी कर सकते हो आप, ठीक है ना। ICMR और DBT के भी कर सकते हो, समझ में आया। उसके अलावा आप क्या करोगे, ये तो हो गया आपके नेट लेवल के MCQ आपके क्लियर हो गए सारे। फिर आ जाओ MSc के MCQ कहाँ से करोगे? MSc के MCQ जब आपने MSc में एडमिशन लेने के लिए तैयारी की होगी तो MSc के एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट होते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के, DU PU, ठीक है ना। खासकर PU का एंट्रेंस एग्जाम आप जरूर करके जाना। DU PU का मैं फिर कह रहा हूँ, DU PU, ठीक है ना। पंजाब यूनिवर्सिटी जो एंट्रेंस लेती है, जैसे वो MSc बोटनी का लेती है MSc, KU के, ठीक है, MDU के, HCU के, ये प्रैक्टिस के तौर पे, ये इनकी वेबसाइट पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे, माथा थोड़ा आपको मारना पड़ेगा। उसके बाद बुक्स आती हैं MSc एंट्रेंस के MCQ के लिए स्पेसिफिक यूनिट के हिसाब से, ठीक है ना। जो सिलेबस है उसके हिसाब से आपने उसको करना है। फिर आप BSc की भी एंट्रेंस की बुक्स आती हैं MCQ की, उनको करना है। 12th लेवल का अगर आप करना चाहो तो आप नीट लेवल के MCQ PYQ लगा सकते हैं। तो ये एक थोड़ा फ्लो में चला है, मैं ये ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है ना। किसी को स्पेसिफिक चाहिए है तो पर्सनल अगर गाइडेंस चाहिए है तो वो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर आप इसी के नाम से यूट्यूब चैनल के नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप मेरे को पर्सनल कर सकते हो, पर्सनल गाइडेंस अगर किसी को रिक्वायरमेंट है। बाकी होती नहीं है मोस्टली इसमें MSc नेट, या फिर आपके PhD जो होल्डर हैं या जो PhD करंट चल रही हैं वो करेंगे। लेकिन ठीक है, अब HPSC का थोड़ा एक्सपीरियंस है, 2 एग्ज़ाम क्वालिफाई हैं, 3 एग्ज़ाम रिटर्न, तो उस बेस पे मैंने एक आपको ओवरव्यू दिया है एज ए वीडियो क्रिएटर। फिर भी किसी को डाउट है, मुझे नहीं लगता किसी को डाउट होगा क्योंकि सब अच्छे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं। फिर भी किसी को डाउट है स्पेसिफिक, देखिए टफ कंपटीशन है, आप मान के चलिए बोटनी की 8 सीट आपकी किसकी हैं? BCB की हैं। तो सिलेक्ट कितने शॉर्ट लिस्ट होंगे? 8 चौक 32 बच्चों में आपको आना है। उदाहरण दे रहा हूँ मैं, ये सीट के हिसाब, सीट में भी वेरी, उदाहरण के तौर पे मान के चलिए 8 सीट है तो आपको 32 बच्चों में आना है। अब एक बात और आती है जी, अब तो फॉर्म जिसने भर रखा है। उसके बाद बात आती है जी, अभी जो फॉर्म चल रहे हैं 15 दिन का टाइम है आपको, 1 से लेके 15 तक का आप फॉर्म भर सकते हो, या किसी को कुछ गलत हो गया है वो भी दोबारा आप फॉर्म भर सकता है। अब कह रहे हैं कि BCB में भरें या BCA में। देखिए भाई आपकी तैयारी पे डिपेंड है। अगर अब आप BCB में भरोगे तो मान के चलिए 10 सीट है उदाहरण के तौर पे, तो 40 बच्चों में आना है। लेकिन आगे फाइनल के टाइम पे BCB की जो सारी सीट है या BCA की जो सारी सीट है वो मतलब कंपटीशन नील हो जाएगा, क्योंकि सभी बच्चे कहाँ भरेंगे? जनरल में। ये हमने PGT में भी देखा, आप PGT बायोलॉजी का जो रिजल्ट आया उसमें मोस्टली सीट क्या है? BCB की खाली है, क्योंकि सारे BCB के बच्चे जनरल में चले गए। उनको दिख रहा है कि सीट ज़्यादा है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं अगर आप BCB में अपना फार्म भरोगे तो BCB की सीटों पे तो फाइट करोगे, फाइनल स्टेज पे आप जनरल की सीटें भी आ जाओगे, तो चांसेस ऑफ सिलेक्शन फाइनल स्टेज पे आपके क्या हो जाएंगे? ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप जनरल में भरना चाहते हो तो आप जनरल में भर सकते हो शुरू से, ठीक है ना। वो जो बच्चा ये चाहता है, लगता है कि भाई मैं स्क्रीनिंग तो कर ही दूंगा, तो वो फिर अपना पेरेंट कैटेगरी में भरे, क्योंकि उसकी खुद की कैटेगरी की भी सीट का बेनिफिट होगा उसको, जो जनरल वाली है उस पर तो एलिजिबल है ही, ठीक है। तो बहुत टफ कंपटीशन है। एक बात फिर मैं कह रहा हूँ, मैं तो चलो मेरा काम है वीडियो बनाना, लेकिन कुछ चीज़ें अपने पास रखना, ठीक है ना। डोंट रिवील एवरीथिंग। कुछ हथियार मतलब कुछ चालाकी आपके पास होनी चाहिए, तभी आप आउट कम्पीट कर पाओगे। सभी अगर सेम पढ़ने लग गए तो फिर तो भाई कंपटीशन, फिर तो सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ, ये तो मैं चलो मैं सभी बता दिया, मेरी स्ट्रेटेजी खास तौर पे इसको यही मान के चलो, मेरी तो यही होती है स्ट्रेटेजी
अगर मैं इसमें एग्ज़ाम में बैठ रहा हूँ तो यही मेरी स्ट्रेटेजी रही। फिर भी देखिए बेस्ट जो है वही सिलेक्ट होगा, और मतलब क्या ही बताऊँ मैं, बेस्ट सिलेक्ट होगा। इसलिए कहने का मेरा मेन बात यही है कि आप अपने हिसाब से भी कुछ एक्स्ट्रा कीजिए, क्योंकि एक सीट पे बहुत सारा कंपटीशन है, एक सीट के लिए काफ़ी फाइट है, ठीक है ना। तो कुछ यूनिक आपको करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेगा। एक बच्चा 9 घंटे पढ़ रहा है तो 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, या आपका इतना माइंड इतना ज़्यादा मतलब इतना आप कवर कर चुके हो कि आपको 10-12 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो अलग बात है। मतलब एक स्टेप आपको आगे रहना पड़ेगा आपके कंपिटिटर से, ठीक है ना। तो इस बात का खासा ध्यान रखिएगा। तो ये है पूरा ओवरव्यू। एग्ज़ाम टाइम पे होंगे आपके, बाकी लिखा हुआ है कि जो ये राइट है स्केड्यूल में चेंज हो सकता है किसी भी टाइम, लेकिन मान के चलिए चेंज नहीं होगा। एचपीएससी अपने मतलब अडिग रहेगी, बाकी कुछ ज़्यादा घटित नहीं हुआ तो ये आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपकी ये वीडियो थी। आप सभी ने ये देख लिया होगा। फिर भी किसी को स्पेसिफिक चाहिए है तो वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट करें। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।